जैव निम्नीकृत बहुलक व अजैव निम्नीकृत बहुलक में हमने ये देखा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 2019 की परीक्षा में पूछा था, जैव निम्नीकृत बहुलक का उदाहरण पूछा था। इसके बाद में हमने देखा कि 2020 की एग्जाम के अंदर अजैव निम्नीकृत बहुलक है, उसका एग्जाम्पल पूछा। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में ये अच्छी तरह से जान लिया है कि जैव निम्नीकृत क्या होते हैं, अजैव निम्नीकृत क्या होते हैं, जिनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, डिग्रेडेबल होते हैं, वातावरण के अंदर नष्ट हो जाते हैं, जीव जंतुओं द्वारा, छोटे सूक्ष्म जीवों द्वारा जिनका विघटन हो जाता है वो तो निम्नीकृत हैं, और जिनका विघटन नहीं होता है वो अजैव निम्नीकृत बहुलक की श्रेणी में आते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बहुलक पढ़ते हैं जो जिनका निम्नीकरण या डिकम्पोजिशन हो जाता है, और उसमें हम कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। और उसमें मैं पहला उदाहरण पढ़ रहा हूं, पॉलीलैक्टिक अम्ल का, शॉर्ट में कहेंगे PLA। क्या कहेंगे? PLA, पॉलीलैक्टिक अम्ल। यानी इसमें लैक्टिक अम्ल या लेक्टाइड की मोनोमर यूनिट्स होती है। इसमें लैक्टिक अम्ल या लेक्टाइड की मोनोमर यूनिट्स होती है। यह ताप सुगट्टे एलिफेटिक पॉलीएस्टर है। दूसरी विशेषता क्या है? ये ताप सुगट्टे एलिफेटिक एस्टर है, जिसकी लैक्टिक अम्ल इकाइयां होती हैं। इसमें लैक्टिक अम्ल है, इसकी बहुत सारी इकाइयां आपस में बहुलीकरण द्वारा निर्माण करती है। तो हम सबसे पहले लैक्टिक अम्ल की इकाई की बात करते हैं। मैं लैक्टिक अम्ल की इकाई बना रहा हूं। यह है लैक्टिक एसिड की मोनोमर इकाई एन इकाई। जब इसका हम बहुलीकरण करते हैं तो इसके कार्बन ऑक्सीजन बंध होते हैं, वो टूट जाते हैं। इसका जब बहुलीकरण करते हैं तो आप देख रहे हैं इसके कार्बन ऑक्सीजन बंध टूट जाते हैं, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन किया तो हमारे पास में ये गेन हो गया। ये हो गया पॉलीलैक्टिक अम्ल PLA। ये हमारे पास में पॉलीलैक्टिक एसिड हमें प्राप्त हो गया। अब ये जो लैक्टिक अम्ल के बहुलीकरण द्वारा हमें PLA प्राप्त हुआ है, यह एक जैव निम्नीकृत पॉलीमर है। अब इसका हम उपयोग देखते हैं। इसका सबसे बड़ा उपयोग होता है चिकित्सा क्षेत्र में टांके लगाने में। चिकित्सा क्षेत्र में टांके लगाने का तात्पर्य है कि कई बार घाव हो जाता है, शरीर के अंदर किसी अंग को बाहर निकाला जाता है, चीरा लगाया जाता है, एक्सीडेंट से घाव हो जाता है, एक्सीडेंट से कट जाते हैं, तो उस समय एक धागे के टांके लगाए जाते हैं। वह जो धागा होता है
वह जो धागा होता है वह पॉलीलैक्टिक एसिड का बना हुआ होता है, यानी वो PLA का धागा होता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो बाहर की तरफ धागा लगाते हैं, जैसे स्किन है वो छिल गया, टूट गया, बाहर से खरोच आ गई, एक्सीडेंट हो गई, सर्जरी कर किया, या वैसे फूट फूट हो गई, तो उसमें हम धागे लगाते हैं। उसके बाद में इसका उपयोग करते हैं इसका उपयोग हम करते हैं डायलिसिस या अपोहन में। डायलिसिस का बड़ा सिंपल एग्जांपल है हमारे पास में, जैसे हमारे शरीर में रक्त है, वह किडनी द्वारा डायलिसिस किया जाता है। तो जो रक्त होता है उसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियाँ, जैसे एमिनो अम्ल है, ये घुले हुए रहते हैं। ज़्यादा समय तक यदि ये घुले हुए रहते हैं तो हमारे ब्रेन को नुकसान पहुंचाते हैं, और ब्रेन यदि अपना काम करना बंद कर देता है तो हमारा मोस्ट ऑफ है हमारी बॉडी है वो डेथ की तरफ चली जाएगी। तो अपोहन होता है हमारी किडनी के अंदर, जो बोमन संपुट की इकाइयाँ होती है, ग्लोमेरुल्स होता है, उसके अंदर पैलेनुमा इकाई यूनिट्स है, वो क्या करती है, अपोहन या डायलिसिस करती है। तो उसके अंदर जो अशुद्ध रक्त आता है, अशुद्ध रक्त आता है, उसका फिल्ट्रेशन होता है, शुद्ध रक्त तो वापस हार्ट की तरफ चला जाता है, हार्ट की तरफ चला जाता है, और जो अशुद्धियाँ होती है वो ब्लड में कलेक्ट हो जाती है। तो अपोहन या डायलिसिस के रूप में भी हम कृत्रिम रूप से यदि अपोहन करते हैं, हम आर्टिफिशियल रूप से यदि अपोहन करते हैं, तो हम पॉलीलैक्टिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग होता है बायोप्लास्टिक बनाने में, जैव प्लास्टिक बनाने में। कई बार देखा होगा कि एक्सीडेंटल हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद में मान लो हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो उसके बाद में हमारे कार्बन तंतु, कार्बन फाइबर की कुछ मान लो आर्टिफिशियल बोन है, या आर्टिफिशियल हम कह सकते हैं कि सपोर्ट डाले जाते हैं, वो बायोप्लास्टिक की भांति बिहेव करते हैं। तो उनका हम जो बायोप्लास्टिक है इसमें इसका उपयोग करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो पॉलीलैक्टिक एसिड है, PLA है, ये लैक्टिक अम्ल या लेक्टाइड का के बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये ताप सुगट्टे एलिफेटिक एस्टर की भांति बिहेव करता है, होता है। इसमें जो La है, लैक्टिक एसिड है, वो लैक्टिक एसिड है, ये लैक्टिक एसिड की यूनिट्स है। जब इनका पॉलीमराइजेशन करते हैं तो हमें पॉलीलैक्टिक एसिड प्राप्त होता है, ये पॉलीलैक्टिक एसिड है। इसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में टाँके लगाने में धागे के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। इसका उपयोग अपोहन में होता है। इसका उपयोग बायोप्लास्टिक के निर्माण में भी होता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल। ये तो था पॉलीलैक्टिक अम्ल, अब हम पढ़ रहे हैं ग्लाइकोलिक अम्ल। ये PLA था, वो पढ़ रहे हैं PGA। चलो नेक्स्ट है पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। इसका मतलब हो गया, ये हो गया GA, यानी यह ग्लाइकोलिक अम्ल है, ग्लाइकोलिक अम्ल। ये ग्लाइकोलिक अम्ल के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। अभी हमने बनाया था लैक्टिक अम्ल, ये बनाया था मैंने लैक्टिक अम्ल। ये मैंने बनाया था लैक्टिक अम्ल La। अब हम बना रहे हैं ग्लाइकोलिक एसिड। तो ग्लाइकोलिक एसिड देखो इस फॉर्म में आ जाएगा,
लो, आपके पास में डिफरेंस है ग्लाइकोलिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल के अंदर, आपके सामने डिफरेंस मैंने दे दिया है। ये दोनों के मध्य डिफरेंस है। ये तो था इस फॉर्म में, ओके। ठीक है, और इसको हम कर रहे हैं आप डिफरेंस देख सकते हो सबसे पहले तो ग्लाइकोलिक अम्ल में और लैक्टिक अम्ल में। ग्लाइकोलिक अम्ल में आप देख रहे हो कि जो प्रतिस्थापी के रूप में मिथाइल समूह है वो मिथाइल समूह नहीं है, मिथाइल समूह नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिख रहे हैं, जो ऑक्सीजन समूह है वो दिखाई दे रहे हैं, बाकी के समूह दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये ग्लाइकोलिक अम्ल है जिसके अंदर मिथाइल समूह नहीं है। और यदि कार्बनों पर हम मिथाइल समूह जोड़ देते हैं तो हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे लैक्टिक अम्ल। तो ये तो हो गया पॉलीलैक्टिक अम्ल, जो इससे पहले था ये हो गया है ग्लाइकोलिक अम्ल। अब हमें तो ये वाला चाहिए, इससे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे तो हम प्रिपरेशन कर चुके हैं, किसकी, वो PLA, और इससे हम बनाएंगे PGA, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड का निर्माण हम करेंगे इससे। तो हम पॉलीग्लाइकोलिक एसिड का निर्माण करते हैं, ओके। ओके, ये हमारे पास में है ग्लाइकोलिक एसिड Ga। ओके, अब इस ग्लाइकोलिक एसिड का मैं पॉलीमराइजेशन कर रहा हूं। ये मैं इसका पॉलीमराइजेशन कर रहा हूं दांत के ऊपर। इसका जब हम पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं तो ये हमें गेन हो रहा है, ये हो गया है, ओके। ये हो गया पॉलीग्लाइकोलिक एसिड PGA, ठीक है। ग्लाइकोलिक अम्ल से हमें पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल प्राप्त हुआ है। तो ये रेखीय एलिफेटिक पॉलीएस्टर है। ये क्या है, रेखीय एलिफेटिक पॉलीएस्टर है, लीनियर एलिफेटिक पॉलीएस्टर, जो ग्लाइकोलिक अम्ल के बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह ग्लाइकोलिक अम्ल है, इसके हम बहुलीकरण से इसको प्राप्त कर रहे हैं। अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है, यूज क्या है, इसका उपयोग भी है चिकित्सा क्षेत्र में आंतरिक धागे बनाने में। आंतरिक धागे, देखो उसका उपयोग भी PGA था, PGA के अलावा जो PLA था, PLA का उपयोग भी हम धागे के रूप में कर रहे थे, लेकिन वो धागे शरीर के बाहरी भाग पर लगाए जा रहे थे, आंतरिक भाग में नहीं लगाए जाते। अब ये आंतरिक धागे क्या होते हैं, क्या विशेषता होती है, जो PGA होता है ये नमी या आर्द्रता की उपस्थिति में गलना शुरू कर देता है। नमी अथवा आर्द्रता जैसे ही इसके धागों के संपर्क में आती है, ये धीरे धीरे गलना शुरू कर देता है। तो कई बार जैसे मान लो शरीर के आंतरिक भाग में, जैसे इंटेस्टाइनल है, ब्रेन का आंतरिक भाग है, आंखों का आंतरिक भाग है, कान का आंतरिक भाग है, ठीक है, हमारे एब्डोमेन के आंतरिक भाग है, वहां पर किसी
छोटे ऑर्गन को या मान लो किसी ग्लैंड को पृथक किया है, पृथक करने के बाद में वहां पर शीजिंग होती है, वहां पर स्ट्रेचिंग की जाती है, और वहां पर जो धागे, जिस धागे का उपयोग किया जाता है चिकित्सा क्षेत्र में, जो सर्जन होते हैं जिस धागे का उपयोग करते हैं वो पीजीए का बना हुआ होता है। अब क्या होता है, ये धागा आपने लगा दिया, उसको सी दिया आंतरिक भाग को, उस भाग को, उसको सिलाई करने के बाद में कुछ समय बाद में ये धागा धीरे धीरे क्या हो जाता है, गल जाता है, अपने आप इसका गलन हो जाता है, और अपने आप गलन हो जाने से जो टाका लगाया हुआ है आंतरिक भाग में, वो टाका अपने आप धीरे धीरे रिमूव हो जाता है गलकर। तो ये इसका चिकित्सा विभाग में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर्जरी के अंदर जो आंतरिक भाग के स्ट्रेचिंग होती है, टाके लगाए जाते हैं, तो वो पीजीए के होती है, और बाहरी भाग में जो स्ट्रेचिंग होती है वो होती है पीएलए की। तो हमने पीएलए पढ़ा, उसके बाद में पीजीए हो गया, दो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद में जो तीसरा निम्नलिखित बहुलक है वो है पॉलीकैप्रोलेक्टोन। क्या है, पॉलीकैप्रोलेक्टोन, 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 पीसीएल। देखो इससे पहले हमने पीएलए पढ़ा, पीजीए पढ़ा, और अब पढ़ रहे पीसीएल, पॉलीकैप्रोलेक्टोन। ये जो पॉलीकैप्रोलेक्टोन है, पीसीएल है, इसका गलनांक बहुत कम होता है। तो ये कम गलनांक वाला पॉलीएस्टर है, कम गलनांक वाला पॉलीएस्टर। सबसे पहले विशेषता हो गई इसका गलनांक अत्यधिक कम होता है, तो ये कम गलनांक वाला पॉलीएस्टर है। यह कैप्रोलेक्टोन के बहुलीकरण से बनता है। किसके बहुलीकरण से, कैप्रोलेक्टोन। इसमें जो बहुलीकरण के अंदर एकलक इकाइयां होती है वो कैप्रोलेक्टोन की एकलक इकाइयां होती है। ये इस प्रकार से करते हैं कैप्रोलेक्टोन को। ये है पॉलीकैप्रोलेक्टोन, जिसमें कार्बन की एक श्रृंखला में, कार्बन की एक चेन में 1 2 3 4 5 6 कार्बन होते हैं। जब हम इस श्रृंखला वाले कार्बन में जैसे ही हम इसको n इकाइयां, इसकी n इकाइयां बहुलीकरण द्वारा, इसकी n इकाइयां बहुलीकरण द्वारा जिस पॉलीमर का निर्माण करती है वो हो जाएगा पॉलीकैप्रोलेक्टोन। वो क्या हो जाएगा, पॉलीकैप्रोलेक्टोन हो जाएगा। और ये जो पॉलीकैप्रोलेक्टोन है इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो हम इनको लिख देते हैं। सबसे पहले ये हो गया O, ये कार्बन देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, तो मैं ये से लिख देता हूँ CH2, ये 5, और ये हो गया, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड, ये हो गया PCl। रिपीट करके बता सकता हूँ आपको इसको, जैसे ये हो गया कार्बन डबल बॉन्ड O, फिर हो गया C 2 3 4 5 ये हो गया। ठीक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया आपके पास में कैप्रोलेक्टोन की n इकाइयां। तो हम देख रहे हैं कि ये जो पॉलीकैप्रोलेक्टोन है, यह है कैप्रोलेक्टन की
n इकाइयों के बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया था, कम गलनांक वाला पॉलीएस्टर है। अब इसका इंपॉर्टेंस यूज कहाँ है? इसका यूज है ड्रग रिलीज कैप्सूल प्रिपरेशन में। ड्रग रिलीज जो कैप्सूल होते हैं उनके अंदर क्या होता है, हमने देखा होगा कई बार जैसे ये आते हैं जो जो ओमेप्राजोल टाइप के कैप्सूल आते हैं, या जो जिनमें अजीर्णता हो जाती है, कई बार वोमिटिंग होती है हमारे, है ना, तो उनमें जो एक छोटा सा कैप्सूल आता है और वो जो कैप्सूल आती है उसके बाहर ऐसे लगता है हमें कि इसमें हल्का सा प्लास्टिक लगा हुआ है और उसके अंदर छोटी छोटी दाने से होते हैं उन कैप्सूल्स के अंदर। मोस्ट ऑफ वो हम तब लेते हैं जब हमारे मतलब फेफड़ों के अंदर निचले भाग में दर्द होता है, एब्डोमेन में भारीपन हो जाता है, तो उस समय वो हम कैप्सूल है ना उसका इस्तेमाल करते हैं। और वो जो कैप्सूल है वो इस कैप्रोलेक्टोन के बने हुए होते हैं। जैसे ही वो कैप्सूल शरीर के अंदर जाते हैं, जैसे ही हमने ले लिया उनको ओरली, और ओरली की बॉडी से जाती है, वो कैप्सूल के अंदर जो दाने से होते हैं वो मेडिसिन बाहर निकल जाती है और ये गल जाते हैं। गलना बहुत कम होता है, जैसे ही आर्द्रता के संपर्क में आ जाते हैं तुरंत गल जाते हैं। तो इनका उपयोग वहां पर उसको हम कह सकते हैं कि ड्रग रिलीज कैप्सूल बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। और ये जो दवाइयाँ होती है जब मानव शरीर के अंदर जाती है तो मानव शरीर में जाते ही इस जो पीसीएल है, जो पॉलीकेप्रोलेक्टम है, इसकी जो श्रृंखलाएं होती है उनका विघटन शुरू हो जाता है और धीरे धीरे दवाइयों का निष्कासन हो जाता है। मोस्ट ऑफ हम जो एंटासिड मेडिसिन आती है, जो प्रति अम्ल औषधियाँ आती है, वो प्रति अम्ल औषधियाँ यदि कैप्सूल के रूप में है। इसके अलावा जो हम प्रोटीन है, विटामिन्स है, उनके जो कैप्सूल्स आते हैं वो हम मतलब हमारी जो जीभ है उसका स्वाद नहीं ले पाती है, बहुत खारे होते हैं, कड़वे होते हैं, तो उनके ऊपर ये पॉलीकेप्रोलेक्टम है उसका कवच छड़ा हुआ होता है। और जैसे ही हम इनको लेते हैं, कई बार तो हम मेडिसिन को हम चबा के ले लेते हैं, दवाई को टेबलेट के रूप में, उसका कड़वाहट होती है, उससे कई गुना ज़्यादा इसकी कड़वाहट होती है इन मेडिसिन की। तो जो मेडिसिन है उनको हम उसके ऊपर कवर होता है, और ये कवर जैसे ही जाता है, ड्रग रिलीज कैप्सूल जैसे ही बॉडी के अंदर जाता है, उसका जो पीसीएल जो पॉलीकेप्रोलेक्टोन की जो सीरीज है उसका विघटन शुरू हो जाता है, और विघटन शुरू होने से उसका डिकम्पोजिशन होने से मेडिसिन निकलकर बाहर आ जाती है, और इससे हमारे बॉडी के अंदर जो भी मेडिसिन का रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार ये हमने पढ़े थे जैव निम्नीकृत बहुलक जिनका डिकम्पोजिशन हो रहा है। बोर्ड में बहुत ही एग्जाम इम्पोर्टेंट है और बहुत बार इसमें से राजस्थान बोर्ड के अंदर, सीबीएसई बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, पुटअप किए जाते हैं।